आदाब तस्लीमात अस्सलाम वालेकुम। एक सेशन नासिर महमूद साहब की गुफ्तगू सुनने का क्या किस्म का शर्फ हासिल हुआ और उसके बाद अब मेरा दिल चाह रहा है कि मैं अपने तो पेपर दिलाने वाली उनको एक साइड पे रख लूँ। वो एक्टिविज्म बाहर निकल रहा है, वो जो क्लासरूम में जाने से ख़त्म नहीं हुआ था, वो क्लासरूम एक्टिविज्म बन गया था। पढ़ाते हुए अब तकरीबन 35 साल हो गए हैं, लेकिन उसको डिफरेंट शेप दे के क्लासरूम में जिंदा रखा। वो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की जो डोरी पकड़ी थी स्टूडेंट लाइफ में, उसको छोड़ा नहीं। तो उसी के हवाले से, उसी पैमाने के ज़रिए मैं आज का मौजू जो सजेस्ट किया गया था, लेनिन और विमेन क्वेश्चन, उस हवाले से बात करूँगी। बेसिकली तो 2-3 पॉइंट्स मैंने नोट किए थे इससे पहले कि मैं थोड़ा सा अपना लिखा हुआ पढ़ूँगी और थोड़ा सा उसमें ऐड करूँगी। टॉपिक जो है वॉकिंग विद लेनिन, इसको आखिर में जाके मैं इस तरह से करूँगी, वॉकिंग टूवर्ड्स लेनिन। इत्तफाक ऐसा हुआ कि 2019 में मुझे मॉस्को जाने का मौका मिला। जो यंग एज से ख्वाहिश थी, जब सोवियत यूनियन था, अब वो रशिया था, ऐसे कनेक्शन निकल आए और मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी ने मुझे एक टॉक के लिए भी बुलाया। चूँकि कोलंबिया की वेबसाइट पे और मेरी यूनिवर्सिटी की जो प्रोफाइल है उसमें मेरे जो स्पेशलाइजेशन है वो जेंडर एंड रिलीजन, जेंडर एंड इस्लाम, विमेन इन साउथ एशिया, मैं बेसिकली तो मेरा मेजर डिसिप्लिन हिस्ट्री है, तो उसी के अंदर मेरा ये स्पेशलाइजेशन है। और 9/11 के बाद तो आपको पता है वैसे भी अमेरिका को एक इश्क हो गया था मुसलमान औरत के मुतालिक टॉपिक से। मुसलमान औरत, हिजाब वाली औरत, गैर हिजाबी औरत, साउथ एशियन औरत, अफगानी औरत और पाकिस्तानी औरत। तो आई हैपन टू बी देयर at the right time and right place in 2005 and 6 कि जब उनको बहुत ज़रूरत थी एक मुसलमान औरत की जो अपने फ्रेश फ्रॉम द आवन, जो अपने इलाके से आई हो। क्योंकि मुसलमान औरतें तो 20-20, 30-30, 40-40 साल से वहाँ रह रही हैं, पाकिस्तानी स्कॉलर्स हैं, अरब स्कॉलर्स हैं, बड़ा नाम उन्होंने पैदा किया है मज़हब और सियासत और मज़हब और कैपिटलिज्म, बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे लिखने में बहुत बड़ी बड़ी स्कॉलर्स हैं आप। लेकिन उनको ऐसी औरतें चाहिए थी जो वहीं से आ रही हैं, जो वहाँ की पैदावार है और जो आके हमें हमारे स्टूडेंट्स को फर्स्ट हैंड नॉलेज दे। लेकिन उनको डिसअपॉइंटमेंट शुरू हो गई क्योंकि जो फर्स्ट हैंड नॉलेज एंडोर्समेंट के लिए वो मुझसे मांग रहे थे वो वहाँ पे नहीं मिला। मुझे भी थोड़ी सी मैनूवरिंग करनी पड़ी और मैंने हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म की जो डोरी पकड़ी हुई थी हिस्ट्री को पढ़ाने के लिए, चाहे वो औरत का सवाल हो, चाहे वो नेशनल क्वेश्चन हो, चाहे वो अनएम्प्लॉयमेंट का इशू हो या बेसिक फैसिलिटीज़ की बात हो, मुझे ये नज़र आता है कि मैं जब हिस्टोरिकल मटीरियलिस्ट अप्रोच यूज़ करती हूँ तो मुझे बहुत सारे सवालों के जवाब मिलते हैं। फिर मैं उनको ऑर्गेनाइज करके अपनी पब्लिकेशंस में लाती हूँ। मैंने 20 साल पहले रिसर्च शुरू की ये इशू पे, ये ऑनर रिलेटेड वायलेंस, ऑनर किलिंग्स, तो ये 20 साल से पहले भी था ये इशू। बहरहाल वो उसकी एक लंबी दास्तान है। मैंने जब वो किताब लिखनी शुरू की तो मेरे लिए यही पॉइंट था जो नासिर साहब ने भी कहा कि नज़रिए की कमी है कि मैं गैरत के नाम पे कत्ल की हज़ारों स्टोरीज जमा करके एक अच्छी सी किताब लिखूँ, या मैं लफ्ज़ गैरत को तारीख में ढूंढूँ। लेकिन उसके लिए मुझे एक तारीखी नज़रिया भी चाहिए था। गैरत लफ्ज़ को ढूंढते ढूंढते मैं कोड ऑफ हम्मुराबी तक पहुँच गई, मैं असीरियन बेबीलोनियन सिविलाइजेशन पे पहुँच गई, मैं इजिप्शियन सिविलाइजेशन पे पहुँच गई और करते करते मैं जूडाइज़म पे पहुँच गई, क्रिश्चियनिटी पे पहुँच गई, इस्लाम पे पहुँच गई। लेकिन इन सारी चीज़ों को मैंने स्टडी एक ही फार्मूले से किया,
local historical materialist conditions of that society जिसमें गैरत और ऑनर के नाम पे पूरी फैमिली, पूरे कम्युनिटी, फैमिली के मर्द जो हैं वो एक्टिव हो जाते थे बैक इन हिस्ट्री ऑल्सो एंड इवन टुडे। तो मुझे वो नज़रिया जो मिला वो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म था। विद इन हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म क्लास, जब कोई कहता है ना मार्क्सिज्म इज क्लास रिडक्शनिज्म, तो मेरा ख्याल है कि मैं भी ये क्लेम देने के लिए तैयार हूँ कि मैं एक क्लास रिडक्शनिस्ट हूँ, बिकॉज मुझे क्लास का टूल यूज़ करके बहुत सारे जवाब मिलते हैं। औरतों की हैसियत, ऊंची नीची, उनकी एक्सप्लॉयटेशन, उनके हकूक़ की मूवमेंट, सब कुछ मुझे क्लास के प्रिज्म से नज़र आनी शुरू हो जाती है। ज़रूरी नहीं है हर बंदा मेरे उस एनालिसिस से एग्री करे। तो ये सारी चीज़ें ये ज़हन में रखते हुए जब मैं क्लासरूम में गई अमेरिका में, तो मेरे लिए सबसे बड़ा यही चैलेंज था कि मैं हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म को तो पीछे नहीं छोड़ सकती, मुझे तो इस नज़रिए के साथ चलना है। इसी से मुझे साउथ एशियन हिस्ट्री पढ़ानी है, कल्चर, पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन भी इसी से पढ़ाना है, वो जो मूवमेंट थी श्रीलंका में, टाइगर्स मूवमेंट, वो उसको भी मुझे इसी से पढ़ाना है, मुझे इरानियन रेवोल्यूशन भी इसी से पढ़ाना है। तो ये सारी चीज़ें देख के मेरे लिए एक नज़रिया जो हिस्टोरिकल मटीरियलिज्म है और उसमें क्लास की डिवाइड जो है उसी को लेके मैंने लेनिन के जो राइटिंग्स हैं और लेनिन ने जो कुछ कहा औरतों के इशू पे उस वक्त ज़ारिस्ट रशिया में जो औरत की हालत थी और जो उसका ड्रीम था उसको ट्रांसफॉर्म करने का फ्रॉम ज़ारिस्ट रशियन वीमेन टू सोवियत सोशलिस्ट वीमेन थ्रू द सोवियत सोशलिस्ट स्टेट सिस्टम। एक बात, दूसरी बात ये कि जब मैं ओवरवेल्म थी वहाँ, मैंने कहा कि मैंने मेरा ये भी पॉइंट है कि वॉकिंग टूवर्ड्स लेनिन, तो मेरे जहन में यही था कि लेनिन एलिमिनेट हो चुका है रशिया से, मैं उसकी तस्वीर भी नहीं कहीं देख पाऊँगी या उसके बाकियात कहीं पे नहीं देख पाऊँगी। लेकिन सबसे पहला सरप्राइज यही था कि पहले ही दिन जब रेड स्क्वायर का विजिट किया तो लेनिन वहाँ पे किस शान से लेटा हुआ है, वहाँ पे उसकी जो उसकी प्रेजेंस, उसकी एम्बाम बॉडी की मौजूदगी है, वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दे रही थी कि 20-30 साल हो गए मगरिब के सरमायादाराना निज़ाम और कैपिटलिस्ट सिस्टम इंपीरियलिज्म ने के शासनों के साथ विद इन देयर ओन वीकनेसेस ऑल्सो, सोवियत यूनियन तो क्रम्बल हो गया लेकिन लेनिन क्रम्बल नहीं हुआ। एक बात। और दूसरी बात, मुझे मेट्रो स्टेशन पे सबवेज में ट्रैवल करने का इत्तेफाक हुआ। ज़्यादा मैंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहाँ पे ली, मॉस्को में, सेंट पीटर्सबर्ग में। मुझे हर दूसरे स्टेशन पे दीवार पे म्यूरल नज़र आता था लेनिन का। फिर उसके बाद जो कॉफ़ी के मग खरीदे, जो सोवेनियर्स खरीदे, उनके ऊपर भी लेनिन था। तो ये मेरे ज़हन में अभी सवाल है जिस पर मैंने रिसर्च नहीं की है कि प्यूटिन ने लेनिन को क्यों नहीं मिटाया, प्यूटिन को क्यों थ्रेट नहीं हुई लेनिन से। फिर जब मैं मॉस्को स्टेट यूनिवर्सिटी में गई और वहाँ पे मेरे जो ऑडियंस थे उसमें हिजाब वाली रशियन औरतें भी थी। मेरी जो होस्ट थी वो इस्लामिक स्टडीज़ की वहाँ हेड थी, उन्होंने मुझे मुस्लिम वुमेन सिचुएशन इन ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट इस टॉपिक पे बुलाया था। तो ये सारे प्लेजेंट सरप्राइजेस मिले। लेकिन मुझे ये लगा कि जो अगली जनरेशन है, जो 20-25 साल की थी, जो 18-19 साल के वहाँ पे स्टूडेंट बैठे हुए थे, वो तो मार्क्सिज्म या क्लास की बात भी नहीं करने देना चाहते। वो एक बहुत बड़ा जनरेशनल गैप जो वहाँ पे अब पैदा हो रहा है, शायद उसमें प्यूटिन ने लेनिन को नहीं छेड़ा इसलिए कि अभी ओल्डर जनरेशन जिंदा है, वो जनरेशन जिसने क्रम्बलिंग डाउन ऑफ द सोवियत यूनियन देखी है। शायद उसके बाद वाले जो है वो ये सारी चीज़ें मिटा दें और फिर उसकी बॉडी जो है उसको भी रेड स्क्वायर से एलिमिनेट कर दें। ये चीज़ें तो मैं जब when I was walking towards Lenin, तो
बहुत सारे क्वेश्चन जेल में आ रहे थे, तो उसकी जो इतना मेरा फोकस उससे पहले लेनिनिज्म पे नहीं था, मार्क्सिज्म, हिस्टोरिकल मटेरियलिज्म, नेशनल क्वेश्चन, लेनिन की ये चीज़ें तो ज़्यादा पढ़ी थी। उसके बाद जो मेरी रिसर्च शुरू हुई वो यही कि लेनिन एंड वुमेन क्वेश्चन। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने यहाँ पे जो मैं पेपर में भी थोड़ा सा डिस्कस करूँगी, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का वर्ड आया है, इंटरसेक्शनैलिटी का वर्ड आया है, और हमने कितना टाइम लगाया है यहाँ पे, 5-7 मिनट तो लगे हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पे। तो मैं सोच रही थी कि एक और बड़ी फतह ग्लोबल कैपिटलिस्ट सिस्टम की और वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम की, कि जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इंटरसेक्शनैलिटी का वर्ड दिया है उन्होंने, और जिस तरह से क्लास डिफरेंसेस पे को हाईलाइट करने की बजाय आइडेंटिटीज़ को हाईलाइट किया है, वो किस तरह से हमारे मुल्कों में गूंज रहे हैं, ये उनकी फतह है। आइडेंटिटी पॉलिटिक्स उनकी फतह है कि हम आज बहुत सारी चीज़ें जो हैं उसको इग्नोर करके, अपने क्लास डिफरेंसेस को इग्नोर करके, अपनी अपनी आइडेंटिटी के चक्कर में जो क्लास सॉलिडेरिटी है उसको भूल भी रहे हैं, और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती बहुत सारी जगहों पे। तो मैं तो वेस्टर्न कैपिटलिज्म को, आई मीन इंपीरियलिज्म को मुबारकबाद दूंगी कि अगर वो अब क्वेश्चन कर रहे हैं वहाँ की यूनिवर्सिटियों में आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और इंटरसेक्शनैलिटी का वर्ड क्वेश्चन हो रहा है, और हमारे यहाँ ये इतना ज़्यादा पॉपुलर अब हो गया है कि अभी रिसेंटली मैंने एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एक सेमेस्टर पढ़ाया है जहाँ हर दूसरे हफ्ते में स्टूडेंट आइडेंटिटी एंड इंटरसेक्शनैलिटी का वर्ड यूज करते थे। तो एक इस पे हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये किस तरह से कॉमरेड्स को, वर्कर्स को, एक्टिविस्ट को, इंसानों को किस तरह से डिवाइड कर रहा है बियॉन्ड द क्लास डिफरेंस। क्लास, वो लोग क्लास डिवीजन नहीं बात करते। यूरोप, अमेरिका में, यूरोप का मुझे इतना पता नहीं है कि वो वहाँ सेंटर बनेंगे, लेट्स से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोशल डिफरेंसेस। दे वुड नॉट से सेंटर फॉर स्टडी ऑफ क्लास, दे विल नॉट से social, I am writing a paper on social inequalities, they will say that. They will not talk about class. Class अभी भी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में भी forbidden word है, और majority of the students के लिए। So मेरा मिशन ये बन गया, यानी मेरा एक्टिविज्म ये बन गया वहाँ पे कि क्लास को लाना। क्लास मैंने कोर्स लास्ट ईयर जब कोलंबिया में पढ़ाया, जेंडर, विमेन एंड इस्लाम, 1900 पूरी कॉलोनियल एंड पोस्ट कॉलोनियल हिस्ट्री। तो जो थियोरेटिकल फ्रेमवर्क दिया कोर्स में, उसमें स्टूडेंट्स को यही कहा कि हम क्लास एनालिसिस करेंगे मिडल ईस्ट और साउथ एशिया का। तो अब वो वहाँ पे बहुत सारी रेजिस्टेंस आती है, स्टूडेंट्स बहुत सारी चीज़ों पे उनको है कि ये तो आप मतलब बेसिकली मार्क्सिज्म की बात कर रहे हैं। आई से डिड आई यूज द वर्ड मार्क्सिज्म? नो, I didn't teach you, ask you to study Communist Manifesto. मैंने आपको ये नहीं कहा कि दास कैपिटल पढ़ लो और उसकी एंगल्स की द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट पढ़ लो। I'm just using the concept to make you understand कि 57 मुस्लिम स्टेट्स में, 57 मुस्लिम स्टेट्स हैं, उसमें जो हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, मुसलमान औरत का एक लेवल जो हमें दे दिया गया है, क्या मुसलमान औरत होमोजेनस है, एक एंटिटी है? क्या उसकी एंटिटी क्लास से स्टडी नहीं हो सकती? सो एनीवे बात लंबी हो जाएगी, तो मेरा ये पॉइंट यहाँ आइडेंटिटी पॉलिटिक्स के हवाले से मैंने उठाया था। लेनिन के ख्यालात से जो लोग प्यार करते थे वो लेनिन पे तनकीद भी करते थे। नासिर साहब ने ये बात कही और ये थोड़ा सा पोर्शन मैंने उसके भी इसमें लेके आई हूँ। तो ये थोड़ा एकेडमिक भी है मेरा पेपर, और थोड़ी मैं इसमें अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी ऐड कर लूँगी। तो मेरा पॉइंट ये है कि किसी भी फलसफी, क्योंकि हम वो फिलोसफर भी था
वो स्टेट्समैन ही नहीं था, वो एक्टिव रेवोल्यूशनरी ही नहीं था, ही वॉज अ फिलोसफर। किसी फलसफी, सियासी रहनुमा या दानिश्वर के ख्यालात और अफकार को समझने के लिए 3 नुकात या 3 मराहिल को उजागर करना बहुत ज़रूरी होता है। लेनिन के अफकार और पॉलिसीज़ जो उसने उस वक्त की रूसी औरत के मुतालिक लिखे बताए, वो 3 ज़ावियों से यहाँ पे मैं उनको हाईलाइट करूँगी। यहाँ पे जब मैं ये कहती हूँ कि लेनिन और मार्क्स और एंगल्स में ये फ़र्क था कि लेनिन और एंगल्स और मार्क्स जो हैं वो थ्योरिस्ट, हिस्टोरियन, फिलोसफर थे। उनको वक्त ने मौका नहीं दिया था अपने ख्यालात को इम्प्लीमेंट करने का। तो ये शुरू में ही पॉइंट में एक्सप्लेन करना चाहती हूँ कि इम्प्लीमेंट, मैं लेनिन के साथ एक वर्ड ऐड करती हूँ, इम्प्लीमेंटर ऑफ सोशलिज्म, क्योंकि उसके ज़माने में तो स्टेट बन गई थी, सोशलिस्ट स्टेट बन गई थी, तो उसने तो अपने ख्यालात को प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ में ट्रांसलेट करना था, इम्प्लीमेंट करना था। तो पहला पॉइंट ये है कि लेनिन के नज़रियात की तारीखी और फलसफियाना बुनियाद ऐसे बनी कि उसने जो उससे पहले के फिलोसोफर्स थे उनसे ड्रॉ किया। सो एंगल्स और मार्क्स से ड्रॉ किया, और उसके कंटेम्प्रेरी जो बीबल था, ऑगस्ट बीबल था, उसने उससे भी ड्रॉ किया, क्योंकि मैं एकेडमिकली उसके सोर्स ऑफ नॉलेज की बात कर रही हूँ। अब फिर दूसरा पॉइंट ये कि अपने वक्त के सियासी और समाजी हालात से तश्कील पाने वाले जो खदशात थे औरत के, और औरत जो खदशात या जो डिफ़िकल्टीज फेस कर रही थी, लेनिन ने उस औरत की लाइफ पे फोकस किया। जो रशियन कल्चर, उसे आइसोलेट नहीं किया अपने आप को रशियन औरत से, ज़ारिस्ट रशिया से, बिकॉज उसका पहला रिस्पॉन्स तो ज़ारिस्ट सोसाइटी जो थी उसके चैलेंजेस को फेस एड्रेस करना था। तो वो ज़ारिस्ट औरत को कैसे सोशलिस्ट औरत में तब्दील करना, या ज़ारिस्ट फैमिली को कैसे कंस्ट्रक्ट करना एक सोशलिस्ट और एगैलिटेरियन फैमिली में, ये उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंज था। और तीसरा पॉइंट ये था कि रूसी औरत को सोवियत और सोशलिस्ट औरत में तब्दील करने के लिए उसको प्रोग्राम्स और पॉलिसीज़ भी बनानी थी, क्योंकि अब उसके पास पॉलिटिकल पावर थी। सो ये मेरी जो टॉक है इसमें 3 एंगल्स से मैं उसके लेनिन की फिलॉसफी और उसके इम्प्लीमेंटेशनल प्रोग्राम्स को देख रही हूँ कि लेनिन एक मुफक्किर और मौरख के तौर पे, लेनिन एक इनकलाबी एक्टिविस्ट और एक विजनरी के तौर पे, यानी वो ड्रीम भी कर रहा था, वो इमेजिन कर रहा था, वो सिर्फ एक्टिविस्ट नहीं था, वो इमेजिन कर रहा था कि अगर पावर मिलती है तो इसको किस तरह से किस तरह की ड्रीम सोसाइटी प्रिपेयर की जाएगी। और फिर जब वो उसके पास पावर आई तो देन लेनिन बतौर पॉलिसी साज और इम्प्लीमेंटर। तो जो मेन पॉइंट्स हैं उसके इस पॉलिटिकल और फिलोसॉफिकल एक्टिविज़म के, उनको फिर मैंने बहुत ही मुख्तसर 4 पॉइंट्स की सूरत में यहाँ आपसे शेयर करती हूँ कि सरमायादारी निज़ाम में औरत को उसकी जो लेबर है उसकी एक्सप्लॉयटेशन होती है, लेकिन औरत इस निज़ाम में दोहरा इस्तेसाल सहती है। ये डबल ऑपरेशन की जो टर्म कॉमन हुई कि विमेन इज़ अंडर डबल ऑपरेशन, वो यही हुई कि फैमिली स्फीयर में और पब्लिक स्फीयर में दोनों जगह उसका इस्तेसाल होता है। अच्छा, ये कोई इतनी नई टर्म नहीं थी, लेकिन उसने इसको एंगल डिफरेंट किया, क्योंकि जीएस में, अच्छा अब आप ज़हन में ये रखें कि 1840s 50s इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, लेबर एक्सप्लॉयटेशन, औरतों की और बच्चों की एक्सप्लॉयटेशन, 20-24 घंटे काम करना, नो फैसिलिटीज़, नथिंग। वहाँ पे इवन जो लिबरल फिलोसफर्स थे वो भी वुमेन की एक्सप्लॉयटेशन के मुताबिक लिख रहे थे। J.S. मिल उसने जो छोटा सा किताबचा लिखा था 1867 में,
जब औरतों की वो राइट टू वोट की मूवमेंट चल रही थी, तो उसने भी उस वक्त ये छोटा सा सेंटेंस उसने इस्तेमाल किया था, सब्जुगेशन ऑफ विमेन, उसका छोटा सा किताबचा था, तो उसमें था वीमेन आर स्लेव्स ऑफ स्लेव्स। अच्छा, अब मज़ेदार बात है क्योंकि उस वक्त स्लेवरी एक बड़ा इशू था, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी की चल रही थी मूवमेंट, तो उसके लिए तो एक्सप्लॉयटेशन जो है वो सिर्फ स्लेवरी ही थी। जो स्लेव है वो एक्सप्लॉयटेड है। उसके लिए आम क्लास का जो लोअर तबके का इंसान था, जो बहुत सारी बरात से महरूम था, वो एक्सप्लॉयटेड नहीं था, उसका फोकस वहाँ नहीं था। तो उसकी जो औरत थी, तो उसके लिए वीमेन वर स्लेव्स ऑफ स्लेव्स, कि वो बाहर भी वो है भी स्लेव और सोशली, और आगे घर में वो हस्बैंड की स्लेव है। तो उससे ड्रॉ करके लेनिन ने उसको डिफाइन किया, डबल ऑपरेशन ऑफ वीमेन, के इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। इस मुशाहिदे के नतीजे में लेनिन ने शुरू से ही औरतों की तहरीकों की हमायत की, लेकिन वो तहरीक जो लिबरल और बुर्जुआजी औरत की तहरीक से मुख्तलिफ थी। यहाँ पे वो एक लाइन ड्रॉ करना चाहता था। वहाँ तो बात हो रही थी ना राइट टू वोट की, सफ्रेजिस्ट मूवमेंट शुरू हुई, राइट टू, बिकॉज लिबरल फेमिनिज्म की आज तक 100 साल के बाद भी, 150 साल के बाद भी यही फोकस है ना, इक्वालिटी एंड लिबर्टी, इक्वालिटी, लीगल इक्वालिटी, सोशल पॉलिटिकल इक्वालिटी। उसका यहाँ पे ये पॉइंट था कि लिबरल फेमिनिज्म या जो लिबरल फिलोसफर्स हैं वो निज़ाम के चेंज की बात नहीं करते, वो रिफॉर्म की बात करते हैं। यानी सिस्टम वही रहेगा, वो उखड़ेगा नहीं, उसी के अंदर औरत को कुछ मराहत दी जाएंगी। तो यानी नो चेंज ऑफ सिस्टम, यानी रेवोल्यूशन का आइडिया नहीं है लिबरलिज्म में। तो उसका पॉइंट था कि यहाँ पे धोखा नहीं खाना चाहिए औरत को और औरत की मूवमेंट को, कि जो सोशलिस्ट वीमेन है या जो मार्क्सिस्ट वीमेन है, जो उस वक्त की रशियन एक्टिविस्ट थी, दे हैव टू फोकस ऑन द चेंज ऑफ द सिस्टम, कि जब सिस्टम चेंज होगा, जब ये एक्सप्लॉयटेटिव सिस्टम ढह जाएगा, तो उसके अंदर जो नई सूरत होगी वो ह्यूमन इक्वालिटी की सूरत होगी। तो उसके लिए फिर विमेन क्वेश्चन को स्पेशली उठाना ज़रूरी नहीं होगा कि औरत तो मजदूर है, मजदूर तो मजदूर है, औरत या मर्द। अगर हम आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को निकाल दें, जेंडर आइडेंटिटी को निकाल दें बीच में से, जैसे मैं जगह जगह ये एग्जांपल देती हूँ कि देखें, मार्क्स की कवर पे अगर लिखा हुआ है कि विमेन वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड यूनाइट, तो वो वर्कर्स ऑफ द वर्ल्ड लिखा है ना, मेल वर्कर या फीमेल वर्कर तो नहीं है ना, इट्स ह्यूमन बीइंग। सो वो ये वॉर्न कर रहा था शुरू से कि ये मूवमेंट जो चल रही है वेस्ट में, जो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म हम जिसे कहते हैं, ये वाली हमारी औरतों की जो तहरीक है वो उससे मुख्तलिफ रहनी चाहिए, और मुख्तलिफ ये निज़ाम को चेंज करने की बात करे, ये रिफॉर्म्स लाने की नहीं बात करें। यहाँ पे एक बात हुई थी सोशलिस्ट रिफॉर्मिज्म, रिफॉर्मेशन या कुछ, आई एम सॉरी, आई डोंट एग्री विद दैट सोशलिस्ट रिफॉर्म, और जिसको वो मतलब सोशलिस्ट रिफॉर्म से नहीं आता सोशलिज्म। रिफॉर्म इज़ अ वेरी लिबरल कॉन्सेप्ट। तो अगर रिफॉर्म की बात करनी है तो फिर आप एक बात भूल जाएंगे कि आपने निज़ाम को ढाना है, लेकिन जब आप निज़ाम को नहीं ढा रहे तो फिर आप रेवोल्यूशन नहीं ला रहे। जब आप रेवोल्यूशन नहीं ला रहे तो आप उसी स्ट्रक्चर में, वो सीधा स्ट्रक्चर के अंदर ईंट गारा पत्थर लगा के नई बिल्डिंग बना देंगे, लेकिन उसका स्ट्रक्चर तो वही रहेगा, एक्सप्लॉयटेटिव स्ट्रक्चर। तो वो उससे साफ कह दिया कि ये हमारी औरतों की जो मूवमेंट है वो रिफॉर्म्स की मूवमेंट नहीं होगी, वो रेवोल्यूशन की मूवमेंट होगी। लेनिन ने औरत की हालत की बेहतरी को निज़ाम की तब्दीली से जोड़ा कि सोशलिस्ट निज़ाम में औरत एक इंसान के तौर पे अपना किरदार अदा करेगी, यानी जेंडर आइडेंटिटी की बात नहीं यहाँ पे हो रही। उसको बराबरी मिलेगी पब्लिक और डोमेस्टिक स्फीयर दोनों में, और दोनों सतह पर उसको बराबरी मिलेगी जब निज़ाम चेंज होगा। क्योंकि सोशलिस्ट निज़ाम जो है वो मुनसिफ होगा, वो जस्ट होगा, वो सोशल जस्टिस और इक्वालिटी क्रिएट करेगा। वो किसी एक तबके के लिए इक्वालिटी नहीं होगी, या उनके लिए वो ये इक्वालिटी की मूवमेंट जो है वो इम्पॉर्टेंट नहीं होगी। और यहाँ पे ये तस्करा भी करना ज़रूरी है कि हमें लेनिन के
ان خیالات کا کیسے علم ہوا. یہاں پہ جو تنقید ہوتی ہے لینن پہ ہوئی بہت عرصہ وہ یہی ہوئی کہ لینن کا کیا تعلق تھا عورتوں کی موومنٹ سے. اس نے مطلب کیونکہ دبا دیا گیا نا لٹریچر کو. کلارا زیٹکن کی ڈائری رائٹنگس یہ تو 80s میں آئی ہیں. یہ تو جب سیکنڈ ویو آف فیمنزم شروع ہوئی ہے ایکڈیمک ورلڈ نے, یہ ایکڈیمیا نے اور سوشلسٹ پروفیسرز نے انہوں نے ریسرچ کرنی شروع کی اور کمپائل کیا. تو ہمیں تو جلدوں کی جلدیں مل گئیں جس پہ لینن کی فلاسفی ریگارڈنگ ویمن سامنے آئی. تو وہ یہ تھا کہ بھائی وہ تو ایک کلاسسٹ ہے, ہی از اے کلاس ریڈکشنسٹ. مارکس واز اکنامک ریڈکشنسٹ اینڈ ہی واز کلاس. ایسا نہیں ہے. اب ہمارے پاس ٹنز اینڈ ٹنز اور اسپیشلی 2000 سے آنورڈس بے شمار کتابیں چھپی ہیں جس میں اس کے چھوٹے چھوٹے جملے, اس کی چھوٹی چھوٹی ڈسکشنز, اس کے انکاؤنٹرز, academic encounters with the women, the comrade women in the party, within the party and around him. آپ دیکھیں کہ جو prominent comrade women تھیں وہ کون تھیں. وہ جو کامریڈس تھے ان میں بے شمار عورتیں تھیں اور بڑے نام جو تھے کلارا زیٹکن کو لے لیں, کولن ٹائل جو فرسٹ ایمبیسڈر دنیا میں بنی, ایک عورت ایمبیسڈر بنی, اس کی اپنی بیوی, پھر انیسا ارمان, یہ ساری عورتیں اس کے, روزا لکسمبرگ, خاص طور پہ یہ پہلی 4 عورتیں اس کے ارد گرد کوشچن کرتی تھیں, اس کو ڈیبیٹ کرتی تھی. اور ایک پوائنٹ تو وہ آیا کہ وہ جس زارسٹ بیک گراؤنڈ میں ایک بہت دھیمے انداز میں عورت کے اسٹیٹس کو چینج کرنا چاہ رہا تھا, اس کے کچھ ڈسکشن سے کولن ٹائی خاص طور پہ ناراض تھی کیونکہ وہ اس کا خیال تھا کہ یہ بہت ہی کنزرویٹو ہے لینن عورتوں کے معاملے میں. یہ جس کو کہتے ہیں کہ مطلب یہ جیسے فری لا, فری سیکس, اس طرح کے جو کوشچن, حالانکہ دیکھیں آپ آن دا ادر سائڈ ہی واز ڈیڈلی اگینسٹ پروسٹیٹیوشن. تو وہ ان چیزوں کے اوپر اس کو کافی اپنی زندگی میں بھی تنقید کا سامنا کرنا پڑا. اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں کلارا زیٹکن کی ڈائری تو 20-25 پیجز ہے جو اس نے ڈسکشن کی تھی لینن کے ساتھ. اس میں وہ کتنی طلب کلامی ان کی ہو رہی ہے, وہ کس طرح سے اس کو اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہے. عورتیں جو ہیں وہ جو ایکٹیوسٹ عورتیں ہیں وہ پڑھی لکھی بھی ہیں, وہ کمیٹیڈ ہیں, پولیٹیکلی چارج ہیں, وہ ایسے اس کو ایک قسم کا ایکڈیمک اٹیک کرتی تھی اس کے اوپر کہ نہیں یہ چیز تو ایسے ہے اور اس کو ایسے ہی ہونا چاہیے. تو وہ ساری چیزیں برداشت کرتا تھا, لیکن اس کا فوکس اس کے ساتھ ایک اور بھی چیز پہ تھا کہ یہ جو بھی ہم باتیں کر رہے ہیں آفٹر خاص طور پہ جو لیٹر پیریڈ تھا اس کا 1917 کے ریولیوشن کے بعد, اس کا فوکس تھا امپلیمنٹیشن آف ہز آئیڈیاز, امپلیمنٹیشن آف دا پالیسی جو پارٹی بناتی تھی, جو بولشوک پارٹی بناتی تھی. اس کا کوئی 1% شو والی بات نہیں تھی, لیکن اس کو جلدی امپلیمنٹ کرے. اچھا, اس کے خیالات کو اگر آج کے منظر میں ہم دیکھیں تو جو بائیں بازو اور لبرل ایکڈیمکس سے جو تاثر ابھرتا ہے وہ یہی ہے. ابھی میں نے یہ بات کی کہ اب میں تھوڑا سا اسکپ بھی کروں گی. جو چیز وہ چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ لینن کے خیالات جو تھے ان کو سمجھنے کے لیے تاریخی تھیوری جو وہ یوز کر رہا تھا وہ اگین وہ اپنے آپ کو ڈیٹیچ نہیں کر رہا تھا مارکسزم اور اینگلس کی اپروچ سے یا بیبل کی اپروچ سے. وہ ان سے ایگری کر رہا تھا کہ تھیوری آف پریکٹس ہونی چاہیے. آپ خالی تھیوری کے ساتھ دنیا نہیں بدل سکتے جب تک اس کی امپلیمنٹیشن نہ ہو. اور اس کی یہ جو سوچ تھی, کیونکہ دیکھیں یہ صدیوں پرانا نظام تھا زارسٹ رشیا, رائٹ, ایک ایمپائر تھی, ایک ہزاروں سال پرانے انسٹیٹیوشنز تھے, ایک کلچر تھا. اب ایک بندہ اپنے خیالات کے ساتھ, ایک لیڈر اس میں ڈینٹ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. ناٹ اونلی کہ ڈینٹ ڈالنا ہے بلکہ اس کو چینج بھی کرنا ہے, ریفارم نہیں کرنا, اس کو چینج کرنا ہے.
ایک نئی صورت اور ایک نئی جہد لائف کی دینی ہے جو اس سے پہلے نہیں تھی. تو یہ اس لحاظ سے لینن کی اسٹرگل جو ہے وہ اسے مطلب پڑھنے کے بعد آپ ریلی جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ نہ صرف امپریس ہوتے ہیں بلکہ آپ کو انرجی ملتی ہے کہ ایک شخص ایک لیڈر نظریاتی فرنٹ پہ بھی فائٹ کر رہا ہے, اپنے آپ کو ایکسپریس بھی کر رہا ہے, اور اس کے ساتھ ایز اے پولیٹیکل لیڈر اسٹیٹس مین وہ اپنی پارٹی کے سامنے بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور اس کے جو آئیڈیاز ہیں وہ اس کو کیسے امپلیمنٹ کروانا چاہ رہا ہے. اس نے کہا تاریخی طور پر عورت دور اتصال کا شکار ہے. اوکے, اس نے دور اتصال کی جڑیں پھر وہ مارکس اینڈ اینگلس سے لی, پھر اس کے بعد اس نے سجیشنس دی. تاریخی جڑوں کو اجاگر کرنے کے لیے لینن نے عورتوں کی تحریک کی تو حمایت کی, لیکن اس نے ساتھ میں علاج بھی بتائے, اس نے پالیسی پوائنٹس بھی دیے. تو اس کے عہد کا جائزہ لینے کے بعد یہ واضح ہوتا ہے کہ اس لینن کی یہ دلیل تھی کہ عورت کی جو آپریشن ہے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. اس نے یہ کنونس کروایا اپنے ارد گرد اپنے کامریڈس کو, ساتھیوں کو, کہ عورت کی جو ایکسپلائٹیشن ہے اس کے چہرے ہر دور اور ہر وقت میں بدلتے ہیں. ایکسپلائٹیشن از اے کامن ورڈ, بٹ کس طرح بدلتے ہیں؟ اکنامک سسٹم کے حوالے سے, سلیوری میں, فیوڈلزم میں, یا اس کے بعد اب کیپٹلزم میں, کولونیلزم میں, کہ عورت تو سب سسٹمز میں ایکسپلائٹیڈ ہے لیکن اس کی جہتیں, اس کے چہرے بدل جاتے ہیں. اینڈ ود ان دیٹ سب سے امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے جو اس نے جو فوکس رکھا, اور اسی سسٹم کے اندر عورت کی ایکسپلائٹیشن تبدیل ہوتی ہے یا فرق ہوتی ہے کلاس وائز. سو اگر آپ امریکہ کی ایگزامپل لیتے ہیں, یورپ کی ایگزامپل لیتے ہیں, میں چونکہ امریکہ میں رہی ہوں تو میری ایک کلاس کی جو ایکسپیکٹیشن ہے آئی کین شیئر اٹ وتھ یو, کہ کلاس کی بات پہ چاہے وہ کیپٹلسٹ سسٹم ہے, اسٹرانگ اکانومی ہے, کلاس اپر کلاس ایلیٹ کلاس کی عورت کے وہ وسائل نہیں ہوں گے جو مڈل کلاس امریکن عورت کے ہیں. اور اس کے بعد جو ورکنگ ویمن ہے, جو لوور کلاس ویمن ہے, میرا انٹریکشن ان سے کسی حوالے سے بہت زیادہ رہا. تو جب ان سے میں بات کرتی ہوں, جب ڈومیسٹک ورکرز جو آتی ہیں, جو ایک پورا کولمبیا یونیورسٹی میں پینل ہوا تھا ریسٹورینٹ ویٹریسز اینڈ کلیننگ اسٹاف ان دا یو ایس, اور امیگرینٹ اینڈ انلیگلی امیگرینٹ کلیننگ اسٹاف ان دا یو ایس. پینل کے اوپر وہ خواتین ٹرانسلیٹرز کے ساتھ آئی ہوئی تھیں اور انہوں نے جو اپنی دردناک سٹوری, یہ امریکن عورتوں کی میں بات کر رہی ہوں, جو دردناک سٹوری شیئر کی تھی کہ ہر شخص کی آنکھ میں آنسو تھے. تو ہم یہاں بیٹھ کے یہ سمجھتے, اور میں ہائی لائٹ کیا کر رہی ہوں, امپورٹینس آف کلاس انالیسس, کہ وہ کلاس انالیسس آج بھی اسی طرح سے عورت کی ایکسپلائٹیشن کو اجاگر کر دے گا اگر ہم یہ ٹول یوز کریں گے, جیسے وہ کہہ رہا تھا لینن اس وقت کہہ رہا تھا کہ زارسٹ فیملی کی یا رائل فیملی کی یا ایلیٹ عورت کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھا نا. اور فرینچ ریولوشن میں جو پیلس میں بیٹھی ہوئی تھی عورتیں, ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں تھی نا, اس طرح کے ان کے اپنے ہوں گے, ان کے ایموشنل ایشوز ہوں گے, اسٹیٹ آف مائنڈ ہوگی, ان کے ہسبینڈ ان کو چیٹ کر رہے ہیں, ان کے یہ ایشو یا وہ چیٹ کر رہی تھی. لیکن یہ جو عام عورت کی بات ہے وہ کلاس انالیسس سے ہی سمجھ آئے گی. یہی اس کا تھرو آؤٹ پوائنٹ رہا ہے. اور سب سے اہم نقطہ اس کا یہ ہے کہ سرمایہ داری نظام کا استحصال جاگیرداری نظام کے استحصال سے کئی طریقے سے فرق ہوتا ہے. اور 100 سال پہلے آج ہماری آج کی عورت کا جو استحصال ہو رہا تھا, یعنی اس وقت اس نے اپنی سوسائٹی کے حساب سے بتایا, میں اس کو ریلیٹ کر رہی ہوں ابھی آج ہماری جو سچویشن ہے. جب وہ ورکنگ ویمن کی حالت اظہار کی بات کر رہا تھا 100 سال پہلے, تو مجھے تو سارا کچھ سرٹیفکیٹ آج نظر آ رہا ہے, چاہے وہ بنگلہ دیش کی گارمنٹ فیکٹری ویمن ہے, چاہے وہ کراچی میں یا پاکستان میں جہاں جہاں انڈسٹریل کمپلیکسز ہیں وہ آتے ہیں,
चाहे वो खेतों में काम कर रही हैं, पंजाब में पेजेंट औरत के साथ ग्रो करने से, रूरल एरिया से ऑनवर्ड जो तकलीफ उस वक्त देखी थी, कपास चुनने वाली की या गंदम काटने वाली की, वो आज भी है उसी तरह से, उसके पास आज भी वही मिनिमम स्टेटस है उसका। तो उस लिहाज से ये कि मैं उसको एक प्रोफेटिक फिलोसफर के तौर पे ले रही हूँ कि जो वो वहाँ अपनी सोसाइटी से ये चीज़ें हमारे सामने ला रहा था, वो 100 साल के बाद आज भी हम उसी सिचुएशन में खड़े हैं। तो ये एक रीज़न भी हो सकती है कि हमें और ज़्यादा फोकस करना है इन राइटिंग्स पे, इन फिलोसफर्स की राइटिंग्स पे। जितना फोकस हुआ है मार्क्स एंगल्स पे, उतना बीबल और लेनिन पे नहीं हुआ। इससे हम बड़ी आसानी से रिलेट कर सकेंगे, औरतों की मूवमेंट भी रिलेट कर सकेंगी, वर्कर्स मूवमेंट भी रिलेट कर सकेंगी, क्योंकि वो ये सब लोग औरत को वर्कर के तौर पे पेजेंट वर्कर एंड फैक्ट्री वर्कर। और जो मुखालफत कर रहा था उसके इन ख्यालात की, तो उसने बड़ा ब्लंटली उनको जवाब दिए, डाउन विद द लायर्स हु स्पीक अबाउट फ्रीडम एंड इक्वालिटी फॉर ऑल while there is an oppressed sex, women, let the opportunity to oppress and exploit be abolished। कि ये जो अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लॉइट करने की औरत को, इसको अबॉलिश करें, वरना आप मुनाफिक हैं, आप लायर हैं। ये वो 100 साल पहले ये बात कर रहे हैं। उसने अपने इर्द की खवातीन कांग्रेस के साथ मिलकर तो काम किया, लेकिन उनके दिमाग भी झंझोड़े। उसने ये भी एडमिट किया, बल्कि उनको डांटा भी, और उसने कॉलन ताई से ख़ास तौर पे उससे डिवोर्स का राइट तो बड़ा, मतलब जिसको कहते हैं लीगली कॉन्स्टिट्यूशनली उसको सपोर्ट किया, लेजिस्लेशन भी हुई, लेकिन उसने जो सोशल रिलेशंस थे, जो सेक्सुअल रिलेशंस थे सोसाइटी में, जिस तरह से कॉलन ताई एडवोकेट कर रही थी, उसने उसकी मुखालफत की। उसने प्रोस्टिट्यूशन की मुखालफत की, उसने हाईलाइट की मुनाफिकत। जो गोरा, जो सप्लायर गोरा अपने मुल्क में प्रोस्टिट्यूशन का बिजनेस चलाता है, उसने उनको हाईलाइट किया कि आप मुनाफिकत देखें कि अगर हम गोरे की बात कर रहे हैं, हम रेशियल बेसिस पे बात कर रहे हैं, वो अपनी ही औरत को एक्सप्लॉइट करके अपने ही बंदे के पास बेच रहा है, यानी कि पैसा और सब कुछ है, और यहाँ पे बात औरत की इंटेग्रिटी की नहीं हो गई। तो ये इतनी बोल्ड चीज़ें जो उस वक्त सारी उसने कही, अभी 2-3 मिनट करती हूँ, तो उसके हिसाब से अब मेरे पास कुछ वो लिस्ट है जो उसने बेसिकली जिनको पॉलिसीज़ बना दिया था। वो ये है कि उसकी कॉमन किचन की बात की है। बड़ी मज़ेदार बात है कि वो जो पब्लिक किचन है, उसका आइडिया प्लेटो ने द रिपब्लिक में भी दिया था। ये कि स्टेट बच्चा ले ले, ये स्टेट बच्चा पालेगी। अब देखिए, कोई भी चीज़ वैक्यूम में तो नहीं होती ना, जो एक फिल्टर डाउन करते हैं जो आइडियाज़, वो वक्त के साथ रिफाइन होते हैं। तो उसको ये था कि औरत को जो ये डोमेस्टिक लेबर है, ये जो किचन की लेबर है, इससे आज़ाद कराएंगे तो वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बनेगी। प्रोहिबिशन ऑफ फीमेल लेबर इन ब्रांचेज ऑफ इंडस्ट्री इंजूरियस टू वुमेन्स हेल्थ, उसको उसके लिए लॉ बनाए कि जिससे वो लेबर जिससे औरत की हेल्थ को नुकसान हो, वो उसको अबॉलिश किया। प्रोहिबिशन ऑफ नाइट वर्क फॉर विमेन, रात की शिफ्ट औरत नहीं करेगी। ये सारी इम्प्लीमेंटेशंस हैं। विमेन टू बी रिलीज्ड फ्रॉम वर्क 8 weeks before and 8 weeks after childbirth without loss of pay and with the medical and medicinal facilities। अगर मैं फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म यूरोप की बात करूँ, अमेरिका की बात करूँ, तो बहुत देर बाद प्रेगनेंसी मैटरनिटी की बात आई है, जो 100 साल पहले हो रही थी। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नर्सरीज यानी डे केयर सेंटर्स to take care of babies for infants and young children
and rooms for nursing mothers. So he wasn't depriving कि फॉर्मूला मिल्क उनको दे दो और कहीं पे छोड़ दो बच्चे को, नहीं, बच्चे को साथ लेके आओ, रूम हो जहाँ पे नर्सरीज हों जहाँ पे मदर फीड कर सकें. इन ऑल फैक्ट्रीज एंड अदर एंटरप्राइजेज वेयर women are employed. Nursing mothers to be allowed to take a break, to recess of at least half an hour duration at intervals of no more than 3 hours. यानी 3 घंटे से ज़्यादा नहीं वो काम करेंगी, उनको आधे घंटे की ब्रेक मिलेगी जो माएँ अपने बच्चों को दूध पिला रही हैं. The establishment of labor incorporates elected by the workers organizations and covering all enterprises employing hired labor. So ये साथ साथ इम्प्लीमेंटेशन भी हो रही थी, लॉज भी बन रहे थे. तो बस ये 2 मिनट में बात करती हूँ. मैं थोड़ा सा इसको एनडीसी पे करना चाह रही थी कि फिलोसफर कोई बात है कि मार्क्स वाली philosophers have interpreted the world, the point is to change it. उसने तो ये उससे लेनिन से 70 साल पहले ये बात कही. तो अब ये the point to change it and I add it into that Marx के book में and implement it. So that implementation first time in the history started from the state platform. Individuals हो सकता है किसी ने की हो. मैं क्वेश्चन आंसर सेशन में भी कुछ इंफॉर्मेशन जरूर आपके साथ शेयर कर सकती हूँ. पब्लिक केटरिंग एस्टैब्लिशमेंट, kindergartens. Here we have the simple everyday meals involving nothing. मतलब एक सादा सा खाना सबके लिए होगा, which can really emancipate women. कि जब आप इतना हैवी किचन का काम उससे ले लेंगे तो वो एक प्रोडक्टिव मेंबर ऑफ द सोसाइटी बन जाएगी. उसके लिए काम की जगह पे फोकस करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा. बट अंडर कैपिटलिज्म women remain first as exploited human being at home and then at the workplace. And last point मैं आपसे शेयर कर लूँ कि इसका जो एनालिसिस है, लेनिन्स एनालिसिस ऑफ विमेन क्वेश्चन इज सिग्निफिकेंट फॉर 3 reasons. 3 वजूहात हैं जिसकी वजह से इसको हमें और ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है. फर्स्ट कि उसके जो ख्यालात हैं वुमेन क्वेश्चन पे जो उस पर ख्यालात हैं, इट शेड्स लाइट ऑन द मैन हिमसेल्फ. वो औरत की नहीं बात कर रहा है. एक्चुअली तो जब हम औरत की वो हालत ज़ात की बात कर रहे हैं तो वो मर्द की बात कर रहा है कि by whom she is exploited. She is exploited by the man. तो basically man की situation को बता रहा है. Contrary to popular belief, Lenin did care about the plight of women. He was not concerned only with the class problem. This could not be said about the majority of male socialists in Russia. अब problem उसके जो शुरू हो गए वो ये हो गए क्या वो बॉल्शेविक पार्टी में तो सारे पेट्रियार्कल और मिसोजिनिस्ट किस्म के लोग थे जो सदियों से जो उस मिसोजिनिस्ट या एंटी वुमेन सोसाइटी की पैदावार थे. तो उनको एकदम ओवरनाइट लेनिन के लेक्चर तो नहीं चेंज कर सकते थे और उसकी इम्प्लीमेंटेशन तो नहीं. वो अभी अंदर से दे वर नॉट इवन रेडी टू एक्सेप्ट दीज चेंजेस. उनके लिए बड़ा मुश्किल था. ये बहुत बड़ी रेजिस्टेंस लेनिन को मिल रही थी इस चीज़ पे. और दूसरा पॉइंट ये कि लेनिन्स एनालिसिस जो उस पर इल्ज़ाम लगता है कि वो अवॉइड्स क्लास रिडक्शनिज्म और सम अदर मार्क्सिस्ट अप्रोचेस. यानी वो क्लास रिडक्शनिस्ट नहीं है. ये पॉइंट है. ये मैं तीसरा पॉइंट ये दे रही हूँ कि in analysis of Russia and Europe during the rise of imperialism, Lenin contributed to the Marxist understanding of women's oppression. His ideas also remain relevant to the contemporary struggle of women all over the world. चाहे वो अफ्रीका की औरत हो, चाहे हमारी साउथ एशिया की औरत हो, ये सारी वही सिचुएशन है जिसकी 100 साल पहले बात हो रही थी. और ये फ्रेमवर्क, उसके ख्यालात के ये जो मिरर है उसको यूज़ करके
پہلی چیز کیا ہے کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے مسئلے کو سمجھنا اور اس کی تاریخی جڑیں سمجھنی بہت ضروری ہے. تو آج اگر ہم اپنی عورت کی بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اپنی عورت کی اسٹیٹس کو مطلب اس کی ایکسپلائٹیشن کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں ہسٹوریکل روٹس اس ملک کی اس خطے کی سمجھنی بہت ضروری ہے جو ہسٹوریکل مٹیریل ہے سے سمجھ آتی ہے اور جس کے بعد جو اس کی جو امپلیمنٹیشنل پالیسیز کی جو پالیسی تھی وہ ایک گائیڈ لائن بن سکتی ہے. تو بھی تو اٹس اے لانگ وے ٹو گو. جو میں اس کو پڑھتی ہوں